Hello, friends. We are here with MBA Internet Education for Education. I'm Mithun Vishwas. Welcome you all to discuss today's topic on the window of MBA Internet Education for Education. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट जो हैं कल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जो डिफरेंशिएशन हमने किया था डेवलपमेंट और ग्रोथ में, उसमें जो एस्पेक्ट्स, उसमें जो पॉइंट्स हमने डेवलपमेंट में पढ़े थे, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर भी लेट अस गो थ्रू इट। वेरी फर्स्ट वन इज it is a continuous process that we have discussed yesterday also. womb to tomb womb to tomb ये चलता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ विकास हम में होता रहता है। that we get developed every day, doing something new, getting experience of something new or learning something new। एक ये टर्म बार बार रिपीट होता है। अब जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके बारे में हम बात करें, तो उसमें अगर हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स पर, तो उसमें एक कंसेप्ट ये वाला डिस्कस हुआ है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, LLL। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की जो बात की जा रही है, ये एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है दैट वी वांट टू डेवलप थ्रू आउट लाइफ। ऐसा होता है कुछ कोर्सेज करने के बाद वी बिकम स्टैग्नेंट, या फिर हम बच्चों को भी ये चीज़ नहीं सिखा पाते हैं कि कोई कोर्स खत्म करना डेवलपमेंट या सीखने का अंत नहीं है। यस, इट शुड गो ऑन थ्रू थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेशन आते ही रहते हैं। हम में से कुछ टीचर जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब एक कुछ कुछ टीचर्स जो मेरे साथ थे, उनका एक्सपीरियंस मेरे एज से ज़्यादा था, लेकिन हम सबको इस ड्यूरेशन ऑफ पेंडेमिक में कुछ नया सीखना पड़ा। वी ऑल हैड टू अपडेट आवरसेल्व्स। यस, हमको अपडेट करना पड़ा खुद को विद दी वर्चुअल क्लासेस, विद दी ऑनलाइन क्लासेस। तो जीवन में सीखने का कोई अंत नहीं है और डेवलपमेंट का भी कोई अंत नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरी दूसरी बात देखें, या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, दैट इट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर। मतलब डेवलपमेंट का एक ऑर्डर होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर क्रम होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से डेवलपमेंट होता है। जैसे इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलिसेंस आएगा, और फिर मैच्योरिटी पर या एडल्टहुड की स्टेज आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इन्फेंसी के बाद डायरेक्टली लेटर चाइल्डहुड आ जाए, या इन्फेंसी के बाद डायरेक्टली एडोलिसेंस आ जाए। इट विल गो थ्रू अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक स्टेप, एक स्टेज पूरा होने के बाद ही सेकेंड स्टेज आएगी, और वो भी क्रम से आएगी। इट वोंट गो इन अ रैंडम मैनर, इट विल बी फॉलोड अंडर अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो डेवलपमेंट का एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डरली, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। फिर है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, नो डाउट। अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि हम इसे एक सिंपल वे में डिटरमाइन नहीं कर सकते। यस, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं नेचर और नर्चर के बारे में। तो नेचर और नर्चर में भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे जेनेटिक्स है कि जो जेनेटिक्स है जो बेबी में को मिला है अपने पेरेंट्स से, मदर फादर से, या उसका जो भी सेक्स है, मेल या फीमेल है, वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यस, बायोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है, अगर फिजिकल ग्रोथ की बात या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो हम देखते हैं कुछ कुछ, जब वही हम डिस्कस करते हैं कि प्यूबर्टी मेल में कब स्टार्ट होगी, फीमेल का में कब स्टार्ट होगी, तो उसमें सेक्स यानी मेल या फीमेल में हम अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ते हैं। मतलब दोनों के लिए सेक्स एक फैक्टर है। जो हम मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, या ग्रोथ की बात कर रहे हैं, या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। फिजिकल ग्रोथ भी एक फैक्टर है, और न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर है। सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज involving in the process of development and influencing the process of development. That's why द डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक फैक्टर होता तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, इजीली उसको समझ सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल फैक्टर्स किसी चीज में इन्वॉल्व हो, तो वो प्रोसेस या वो फिनोमेना कॉम्प्लेक्स या जटिल हो ही जाता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक जटिल हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कारक है, इसलिए एक जटिल प्रक्रिया है डेवलपमेंट या विकास। नेक्स्ट इज, इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हम बात कर चुके थे। क्वालिटेटिव की बात करें तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट की बात करें,
हम मेंटल डेवलपमेंट की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करें, मोरल डेवलपमेंट की हम बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें, सो इट इज अबाउट क्वालिटी। यस। एंड अगर हम क्वांटिटी की बात करें, तो जो हम बात फिजिकल ग्रोथ में करते हैं या ग्रोथ वाले फिनोमेना में करते हैं, वो क्वांटिटेटिव और एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और डेवलपमेंट में ये सारे ही फैक्टर्स, ये सारे ही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो। सो इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव फिनोमेना। ठीक है। मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह की प्रक्रिया है, या दोनों ही तरह का ये प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में अगला पॉइंट है, प्रिडिक्शन इज पॉसिबल बट नॉट एक्यूरेटली, और एक्यूरेसी इज नॉट एश्योर्ड। यस, दो दो बार हो गया ये। तो प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि वो उसको हम लोग कुछ टॉयज ला के दे रहे हैं, तो वो अपनी तरीके से टॉयज को यूज कर पा रहा है, या उसको हम पजल्स ला के देते हैं बच्चों को, तो दैट बॉय और द गर्ल इज एबल टू यूज द पजल इन डिफरेंट मैनर। तो आज की स्थिति में देखकर हम ये तय कर सकते हैं कि बच्चा जो होगा लॉजिकली काफी स्मार्ट होगा, उसका लॉजिकल पार्ट काफी स्ट्रांग है, इसीलिए वो पजल्स को आसानी से सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन ये प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और भी चीज़ें जुड़ेंगी, और उससे चीज़ें प्रभावित हो सकती है। इसका ठीक उल्टा कर लें कि आज अगर कोई बच्चा पजल्स में या ऐसी चीज़ों में हमें थोड़ा-सा इनएक्टिव दिख रहा है, या हमें लग रहा है कि क्या ये बच्चा प्रॉपर ग्रो हो पाएगा सभी एस्पेक्ट्स में, तो आज हम प्रिडिक्शन गलत कर रहे होंगे, डाउट की स्थिति में होंगे, लेकिन वो बच्चा आगे चलकर काफ़ी बेहतर भी कर सकता है। एन एवरेज स्टूडेंट कैन परफॉर्म फार बेटर इन फ्यूचर। तो हम प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल है, लेकिन हर बार 100% हमारा प्रिडिक्शन डेवलपमेंट को लेकर सही बैठेगा, ये जरूरी नहीं है। Then the sixth characteristics of development is individual differences will be there. ये हमें हमेशा मिलेगा, individual differences होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि अगर दो मेजर फैक्टर्स भी अगर हम डेवलपमेंट के आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो हेरिडिटी हो या नेचर हो, अ, या एनवायरमेंट हो, हेरिडिटी या एनवायरमेंट हो। हेरिडिटी को ही हम नेचर कहते हैं, और एनवायरमेंट को हम कहते हैं नर्चर। तो ये नेचर और नर्चर वाली जो डिबेट की हम बात करते हैं, ये दोनों ही चीजें हम लोगों को अलग अलग मिल सकती है। कोई एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स अलग होंगे, कोई दूसरा बच्चा है उसके पेरेंट्स अलग होंगे, तो उनको जो हेरिडिटी मिली है वो अलग अलग है। ऑलरेडी एक जो फैक्टर है वो अलग हो गया। दूसरा फैक्टर कि उनको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, वो किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसी बातचीत कर रहे हैं, लर्निंग या एक्सपीरियंस मिलने का उन्हें कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितनी तरह की लैंग्वेजेस उनको सुनने को मिल रही है। तो ये दोनों ही फैक्टर, चाहे वो हेरिडिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो नेचर हो या नर्चर हो, ये दोनों ही सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए सब में डेवलपमेंट का लेवल अलग-अलग हो सकता है, पैटर्न अलग-अलग हो सकता है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही बहुत शुद्ध भाषा में बात कर सकता है। कोई बच्चा हो सकता है कि आज बहुत रफली बात करता है, ग्रेजुअली वो सीखे और अपनी लैंग्वेज में सुधार कर सकता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, कोई बच्चा बोल नहीं पाया जो 2 साल की उम्र में उसको शब्द बोलना आ जाना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं, या एवरेज जो ग्रोथ है उसके हिसाब से इतना तो, या डेवलपमेंट है उसके हिसाब से बोलना 2 साल में चालू हो जाना चाहिए, 2.5 साल में चालू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, किसी और बच्चे का उससे पहले हो सकता है, और किसी दूसरे बच्चे का काफ़ी दिनों बाद हो सकता है। तो ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि किन्हीं 2 बच्चों में जो डेवलपमेंट का रेट है वो अलग है, डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो भी अलग है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले ही हमने बात की। इवन हम ये भी देख सकते हैं कि एक ही पेरेंट के 2 बच्चे हैं, तो हेरिडिटी लगभग एक जैसी होगी, फिर भी 100% एक जैसी होती नहीं है ना? उसके बाद भी वो एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल एक्सपोज़र है, मतलब हेरिडिटी तो एक कॉमन बात हो ही गई, एक पर्सनल एक्सपोज़र है चीज़ों को लेकर, या वो किन चीज़ों से ज़्यादा डील कर रहे हैं, उस पर भी उनका डेवलपमेंट जो है डिफ़र करेगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल ऑलवेज बी देयर इन केस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। सबसे पहला कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से इवन गर्भ से हम अंतिम संस्कार जब तक हमारा हो रहा है, या मैं कहूँ कि मृत्यु तक, गर्भ से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस हो गई।
इट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर, एक सीक्वेंस होगा जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा आगे पीछे अप एंड डाउन नहीं होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेवलपमेंट होगा। यस। तो ऐसा नहीं होगा इन्फेंसी से डायरेक्ट एडोलिसेंस में पहुंच गए, नो, इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड, ये हम आगे बढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। फिर तीसरी बात हमने की ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। क्यों है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना? बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक जटिल प्रक्रिया है। फिर हमने बात की कि ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो तो होगा ही, साथ में सोशल, मेंटल, इमोशनल, लिंगुअल, ये सभी एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ जो है उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्वालिटेटिव भी हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया। प्रिडिक्शन पॉसिबल है, हम बोल ही सकते हैं कि आज किसी बच्चे का डेवलपमेंट देख के हम बता सकते हैं कि बच्चा तो, हम बोलते हैं ना, क्या एक कहावत है, पूत के पाँव पलने में दिखने लगते हैं, ऐसा ही, ऐसी कोई कहावत है। यस। यहाँ पौधे की, आज कोई पौधा कोई सीड है, कोई सैपलिंग निकला है तो उसकी पत्तियां काफी अच्छी दिख रही है, तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन उसके बाद न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला, उसके बाद कोई उस पर पेस्ट का या कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया, कोई दूसरी बीमारी हो गई, ऐसे तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं। इसीलिए प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारे प्रिडिक्शन डेवलपमेंट को लेकर सही होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दोनों फैक्टर है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी सेम होने के बाद भी, इवन ट्विंस की बात करें जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से बने हैं, है ना, तो उनके केस में भी हम ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते दैट दे विल बी सेम। सो डेवलपमेंट इवन आइडेंटिकल ट्विंस में अगर अलग अलग हो सकता है, तो किन्हीं दो व्यक्तियों में, किन्हीं दो बच्चों में हम डेवलपमेंट की प्रोसेस, उसका रेट और उसका पैटर्न अलग अलग हमें मिल ही सकता है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं आज की हमारी, जो है एस्पेक्ट्स और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हम ये बात कर रहे थे ना क्वालिटेटिव वाले पार्ट की, सोशल, मोरल, इमोशनल, वो सभी बातें अब हम इन्वॉल्व करेंगे टाइप्स और एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कल हम ग्रोथ की बात कर चुके हैं। फिजिकल डेवलपमेंट उसके मेजर पार्ट को कवर करता है, या हम ये बोले फिजिकल डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, जो कल हमने बात की थी। सबसे रिकग्नाइजेबल एस्पेक्ट है जैसे कि कोई घर में आता है तो कोई बेबी है, कुछ दिनों बाद फिर आएगा तो वो बोलेगा बेबी तो काफी बड़ा हो गया, मतलब उसको बोलना आया कि नहीं, उसको चलना आया कि नहीं, बाकी सब चीजें बाद में, मतलब फंक्शनल चीजें बाद में रिकग्नाइज होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चीज है वो तो हम देखते से ही रिकग्नाइज करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट है, अगर किसी भी बॉडी में होता है, किसी भी बच्चे में होता है, किसी भी इंसान में अगर फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो हम इजीली रिकग्नाइज करते हैं। तो सबसे मोस्ट रिकग्नाइजेबल एस्पेक्ट है। अब फिजिकल डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है, वो पूछी जाती है ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में, मतलब हम मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब हमारे जितनी भी बड़ी मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, जिससे हम वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, हम ऐसा माने कि जहां पर हम फिजिकल एफर्ट्स दिखाते हैं, जिन सब मसल से वजन उठाना हो, दौड़ना हो, चढ़ना हो, उतरना हो, उछल कूद करना हो, है ना, ये सभी जो हम एक्टिविटीज करते हैं, या कोई बच्चा ये सारी एक्टिविटीज करता है, वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, इनमें जो बड़े मसल्स यूज होते हैं, यस, हमारे लिम्स के, हमारे हाथों के, हमारे पैरों के, यस, ये जो बड़े मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रॉस मसल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स इनको बोलते हैं, जो एक्टिविटीज हम करते हैं। यस, तो बड़े मसल से होने वाली एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स। एग्जाम्पल्स हमने अभी बात की, वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है। तो ये देखा जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में कि बच्चा अगर वॉक प्रॉपर्ली कर रहा है, जिस पर्टिकुलर टाइम में उसे वॉक कर लेना चाहिए, जिस एज ग्रुप में, है ना, फिर उसे बैठना आ जाना चाहिए, या वो क्रॉलिंग करता है, तो एक अलग अलग स्टेजेस में हम मानते हैं वो फिजिकल ग्रोथ का हिस्सा है। ठीक है, ये ग्रॉस मोटर की बात की हमने। अब फाइन मोटर की बात करते हैं। फाइन मोटर मतलब हमारे फिंगर टिप्स, जो जो ऐसे मसल जिनकी मदद से हम बारीक काम करते हैं, फाइन काम करते हैं,
जैसे कि लिखने का काम हो, वहाँ हमें फिजिकल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्किल्स का मामला है, प्रैक्टिस का मामला ज़्यादा है, ठीक है? और वहाँ पर हम मसल्स जो यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट पावरफुल और दैट बिग मसल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इन ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो चाहे वो ड्राइंग करने की बात हो, चाहे वो आप वो करते हैं सुई धागे से अलग-अलग डिज़ाइन बनाते हैं हम, जिसको हम पहले ये बहुत पैटर्न था, आजकल तो सब मशीनों पर हो जाता है। तो या निटिंग करते हैं, जो भी है, ये सभी हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। और फिजिकल डेवलपमेंट भी नेचर और नर्चर दोनों पे डिपेंड करेगा, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। हेरिडिटी पे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हुआ या जेनेटिकल डिजीज की वजह से बच्चा जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ी, या वो उसके पर्टिकुलर मसल्स डेवलप नहीं हुए, तो नो डाउट फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित होगा। दूसरी ओर अगर हम देखें कि मान लीजिए सब कुछ बराबर था जन्म के समय, लेकिन जन्म के बाद जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, आयोडीन कम मिल गया, एक्स वाई जेड कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसी किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तो ये तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। यस, तो नेचर और नर्चर दोनों ही चीज इसमें प्रभावित कर सकती है। और ये बात हम हमारी पहली क्लासेस में भी कर चुके हैं कि क्योंकि एनवायरनमेंट बाद वाला फैक्टर है, पहला फैक्टर तो नेचर का है। अगर नेचर में ही गड़बड़ हो गया, मतलब जब बेबी का ग्रोथ मदर वुम में हो रहा था, उसी समय कुछ मेल फंक्शनिंग हो गई, कोई बायोलॉजिकल इशू हो गया, तो बच्चे में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो वो जन्म के बाद नर्चर कितना भी अच्छा करें, हम ग्रोथ के उस पायदान पर नहीं पहुंच सकते जो एक नॉर्मल बच्चा पहुंच सकता है। हाँ, एडजस्टमेंट वाली बात होगी वहां पर कि हम उसको किस लेवल तक ले जा सकते हैं। यस, चलिए, उसके बाद है कि इस फेज को, फिजिकल डेवलपमेंट को हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। तो इसमें से ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर वाला क्वेश्चन, नेचर और नर्चर वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या हम बोलते हैं बौद्धिक विकास। यस, तो लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कोई बच्चा किस तरह से सीखता है उन इंफॉर्मेशंस को जो उसके आसपास अवेलेबल है, या जो एक्सपोजर उसे मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस या अनुभव उसे मिल रहा है, उससे वो इन इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रैस्प करता है, उसको कैसे प्रोसेस करके अपने मेमोरी में स्टोर रखता है, और जब जब जरूरत होती है उस लर्निंग का वो इस्तेमाल करता है। दैट इज व्हाट वी से एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ते जाएंगे कॉग्निशन का लेवल उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, या उसके आगे की चीज सीखने की बात होगी। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई छोटा सा बेबी है, और वो उसे हमने एक दो बार बेड से उतरना सिखाया, तो उसने समझा कि जब वो बेड से उतरेगा तो उसे कोई चीज होल्ड करनी है, फिर जब तक उसका पैर जमीन पर नहीं टिक रहा है तब तक उसे अपना वजन पूरा बेड के ऊपर रखना है, खुद पर नहीं लेना है। ये उसका दो तीन बार में एक्सपीरियंस हो गया। अब ये एक्सपीरियंस या ये जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से, उसको उसने कहाँ स्टोर कर लिया? अपने ब्रेन के पास। और जब भी अब वो बेड से उतर रहा है तो उस मेमोरी का, उस इंफॉर्मेशन का, उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का वो इस्तेमाल करता है उतरने के लिए। और यही नहीं, और कहीं भी अगर उसे किसी हाइट से उतरना है तो सेम इंफॉर्मेशन का वो यूज करने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाट कॉग्निशन, दैट इज व्हाट लर्निंग समथिंग, yes, and storing it, keeping it, that keeping that experience or learning forever with a body, जब भी जरूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल करना। दैट इज व्हाट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। अब हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट। वैसे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को साथ में भी पढ़ा जाता है, कुछ बुक्स में ये साथ में पढ़ाया जाता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन हम इनको सेपरेटली पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कंटेंट पूरा कवर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, भाई एक एज होता है तो हम बच्चों से ये डिमांड करते हैं, चलो अंकल को हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, पैर छुओ। ये सब क्या है? हमारे सोशल सोशल नॉर्म्स हैं, जो हम चाहते हैं कि इस एज का बच्चा है जो बोलने लग गया, उसे ये सारी चीजें करनी चाहिए। यस, फुलफिलिंग दी सोशल एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह का डेवलपमेंट हम हर एक बच्चे में चाहते हैं। तभी हम स्कूल्स में बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं, गुड बाय बोलना सिखाते हैं, थैंक यू बोलना सिखाते हैं। ये सब बिहेवियर क्या है? दीज ऑल आर दी सोशल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। यस, और इसके साथ साथ कोऑपरेशन करना भी, शेयरिंग करना भी। कोई बच्चा लंच नहीं लेकर आता है तो हम दूसरे बच्चे को, जो ग्रुप में बैठते हैं, हम बोलते हैं सब लोग अपने अपने लंच बॉक्स से शेयर करो कुछ, ताकि उसे भी भोजन मिल जाए। यस, तो ये क्या सिखा रहे हैं हम? हम शेयरिंग सिखा रहे हैं, कोऑपरेशन की बात।
कोऑपरेशन की बात, हम ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें बच्चे कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, या कोई कंपटीशन, ग्रुप कंपटीशन हुआ, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, उसमें टीम वर्क बच्चे सीखते हैं। दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर कमिंग अंडर दी सोशल डेवलपमेंट। यस, नो डाउट दूसरे डेवलपमेंट भी उस पे जुड़े हुए हैं, बट वी आर फोकसिंग ओवर सोशल डेवलपमेंट, द पार्ट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द स्कूल एज वेल एज एट होम। पेशेंस भी होते हैं बच्चे, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट की बात, नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती है, घर पे कहानियां सुनाई जाती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। ये तमाम एथिक्स जो हैं छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं। इवन आज भी कुछ ना कुछ एथिक्स हमें सीखने को मिलता है, रेड लाइट पे रुकना चाहिए, रुकता कोई नहीं, चलो ठीक है। जो भी हो, कुल मिला के ये है कि मोरल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है, जो स्कूल्स पे नो डाउट बहुत फोकस किया जाता है इस पर। घरों पर, कुछ घरों में बहुत सारे एथिकल वैल्यूज होते हैं और उनको फॉलो करवाने के लिए बहुत तगड़े प्रयास किए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास हम इसको कहेंगे। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, हम इमोशनली इसको हम उधर हमने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला है उसमें हम आईक्यू वाले हिस्से को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हम ईक्यू के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज इमोशनल क्वेश्चंस। तो एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, नो डाउट बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं एक एज में, हर बात पे रो देते हैं या हर बात पे हंस देते हैं। फिर उनका वो डेवलपमेंट की तरफ हम जाते हैं जब बच्चा हर बात पे हंसने रोने नहीं लगता, जहाँ बहुत एसेंशियल है, जहाँ उसे लगता है हाँ हंसने लायक बात है या रोने लायक कोई चीज है, तब रोए, तब उसको हम सही मानते हैं। अदरवाइज हर बात पे हंसना रोना, फिर हम उनसे पागल कहते हैं या वी कंसिडर ऐसे किसी व्यक्ति को जो बिना बात के हंस रहा है, बिना बात के रो रहा है, तो वी कंसिडर कि मेच्योरिटी में कहीं कमी है। यस, तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर कि इमोशनल डेवलपमेंट भी एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। अगर कोई इमोशनली बहुत फ्रेजाइल है, बहुत इमेच्योर है, तो हम बात करेंगे दैट that person still needs the developments towards the emotional aspect of development। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक कॉग्निशन की हम बात करें, जब हमने ये बात की कि कॉग्निशन में सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है और सेंस ऑर्गन्स का यूज करके बच्चा क्या करता है, अपना कॉग्निशन करता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा में, तो हम इंटरेक्शन का हमारा बेसिक मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू लैंग्वेज। यस, तो लैंग्वेज अगर नहीं होगा, इवन जो बच्चे बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनके लिए भी ब्रेल एक लैंग्वेज, एक मीडियम है ना, या दूसरे भी तरीके हैं जिससे कम्युनिकेशन हो सके। तो यहाँ हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता तो सीखने में प्रॉब्लम आती है। कोई बच्चा जिसके घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, या जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है, वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है या इंग्लिश में ही जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ से पढ़ाई कर रहा है, तो उसे प्रॉब्लम होगी। आज यहाँ पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर मैं, इफ आई विल स्टार्ट बंगाली ओनली, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस। ये सबके लिए प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझना। तो ये ज़रूरी है कि वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो कॉग्निशन में भी मदद करता है। इसीलिए कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट का हिस्सा मिल सकता है। इसमें नंबर वन बता दिया, ये तो कौन सा वाला होगा, फोर, फाइव और सिक्स होगा, ये दोनों में गड़बड़ हुई है। तो हमने 6 तरह के डेवलपमेंट पढ़े, एक रिकैप ले लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक बार फिर से इनको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की हमने बात की, सबसे रिकग्नाइजेबल पार्ट है, आसानी से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये इजीली रिफ्लेक्ट होता है। क्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स की हमने बात की, सभी वो मसल्स जो हम फिजिकल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है हमारा, दौड़ना हो, कूदना हो, चलना हो। यस, so these all are done through the gross motor, and that's why these are called as gross motor skills। फाइन मोटर स्किल्स, लिखना, ड्राइंग करना, फाइन चीजें, या जिसमें हम बोलते हैं बहुत बारीक काम करना, कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, वो भी बहुत फाइन मोटर स्किल्स का यूज करता है। आर्ट एंड क्राफ्ट अगर हम करते हैं, या पेंटिंग हो, ये सभी फाइन मोटर स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेचर और नर्चर दोनों बात तो हर जगह आएगी वैसे, और इसे हम मैच्योरेशन भी कहते हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात करें तो मानसिक विकास, या हम कहें तो बौद्धिक विकास हम बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी हम कह सकते हैं इसे। यस,
इसमें अब बच्चा किस तरीके से, मतलब ये डेवलपमेंट होना कि सेंस ऑर्गन्स का यूज करके बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के साथ साथ वो क्या कर सके, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके अपने पास, और जब भी जरूरत हो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके, प्रोसेस करके रखे अपने पास, और जब भी जरूरत हो उसे यूज कर सके जहां भी जरूरत हो। दैट इज व्हाट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम बोलते हैं ना एजुकेशन इज द चेंज इन बिहेवियर, तो बिहेवियर में चेंज कब आएगा? जब कुछ सीखा हुआ प्रोसेस होकर समझ बनकर हमारे अंदर रहेगा, तब तो रिफ्लेक्ट होगा बिहेवियर की तरह। तो बिहेवियर में चेंज कब आएगा? जब कॉग्निशन होगा प्रॉपर्ली। फिर हम बात कर हम हमने बात की सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। तो हमारा जो सामाजिक मापदंड है कि बच्चा इस उम्र में ये बोलते आना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कपड़े पहनने का सेंस आ जाना चाहिए, एक्स वाई जेड दुनिया भर की जो नॉर्म्स है हमारे सोशल, या सोशल एक्सपेक्टेशंस है किसी चाइल्ड से, वो पूरी हो रही है, मतलब सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक एथिकल नॉर्म्स जो है, एथिक्स जो है, जो हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती है या हम सीखते हैं एजुकेशन से, परिवार से, सोसाइटी से, कल्चर से। दीज ऑल आर द moral development we have, and it is again an aspect of development. Then the next one is emotional development। हमारा दूसरों के प्रति ये भी, जिसको हम बोलते हैं, दिया नहीं है, चलो। तो हम किस तरह से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेस कंडीशन में खुद को कंट्रोल करते हैं, और जो बहुत ओवर एक्सप्रेसिवनेस किसी बच्चे में होता है बचपन में या कम उम्र में, वो धीरे धीरे हम देखते हैं खत्म होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है इस तरह की चीजें समाप्त होती जाती है, और बच्चा ज्यादा मेच्योर बिहेव करता है इमोशनली, उसका ईक्यू जो है वो बढ़ता है। इसको हम इमोशनल मेच्योरिटी भी बोलते हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी स्टडी करते हैं। तो लैंग्वेज जो होता है वो क्या क्या एबिलिटी आ जाएगी उसमें कि सीखना, लैंग्वेज को सीखना, उसका उपयोग करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, और मैनिपुलेट करना भी, जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जैसी बात करनी है या अपनी बात को फिर से एक्सप्लेन करना है, ये सभी स्किल्स आ जाएगी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो अगर लैंग्वेज में कोई बच्चा आज वर्ड में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, फिर वो सेंटेंस में करेगा, फिर वो पैराग्राफ में करेगा, और हो सकता है आगे चलकर वो कविताएं लिखें, अपने विचारों को बहुत व्यवस्थित रूप में रिप्रेजेंट कर सके, तो हम बोलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के वो अगले एस्पेक्ट पर, अगले लेवल पर पहुंच गया है। जैसे कि हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी लर्निंग के अलग अलग लेवल्स को पढ़ेंगे। उसमें अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो जब बच्चा क्रिएटिव हो गया है, वो अपने पोएम्स लिख रहा है, अपनी कविताएं लिख रहा है, आर्टिकल्स लिख रहा है, देन ही और शी विल बी अप टू दैट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, और क्रिएट करने वाले जो सबसे अब सबसे हायर लेवल है लर्निंग का, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो दीज ऑल आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। रिकैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए, और होपफुली इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी इन दोनों ही टॉपिक्स, पहला दैट इज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड दूसरा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, दोनों को ही समझने के लिए।